पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि रजिया और अल्तूनिया की हत्या करने के बाद तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह को सुल्तान बना दिया, किंतु शासन की सारी शक्ति एतिगीन नामक एक अमीर के हाथों में सीमित हो गई तथा एतिगीन ने सुल्तान बहराम शाह की एक बहन से बलपूर्वक विवाह कर लिया। एतिगीन के निरंकुश व्यवहार से तंग आकर सुल्तान बहराम शाह ने एतिगीन तथा उसके साथी तुर्की अमीरों की हत्या करवा दी। तुर्की सरदारों में सुल्तान के इस कृत्य का तीव्र विरोध हुआ तथा उन्होंने भी सुल्तान बहराम शाह की हत्या कर दी। बहराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली का तख्त रिक्त हो गया। इसके पहले की चालीसा मंडल के अमीर नए सुल्तान का निर्वाचन करते इज्जुद्दीन किशलू खां नामक एक तुर्की अमीर ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। इज्जुद्दीन किशलू खां किसी राजवंश में उत्पन्न नहीं हुआ था, परंतु चूंकि उसने इल्तुतमिश की एक पुत्री से विवाह कर लिया था, इसलिए वह स्वयं को राजपद का अधिकारी समझता था। अन्य तुर्की अमीरों ने इज्जुद्दीन किशलू खां को सुल्तान स्वीकार नहीं किया और इल्तुतमिश के पौत्र अलाउद्दीन मसूद को तख्त पर बैठा दिया, जो कि मरहूम सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। अलाउद्दीन मसूद को इस शर्त पर सुल्तान बनाया गया था कि वह केवल सुल्तान की उपाधि का उपयोग करेगा। सल्तनत के सारे अधिकार चालीसा मंडल के अमीरों के पास रहेंगे। इन अमीरों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए समस्त उच्च पद आपस में बांट लिए, ताकि सुल्तान को स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश होने का अवसर प्राप्त नहीं हो। अलाउद्दीन मसूद के भाग्य से कुछ समय बाद ही इन स्वार्थी अमीरों में फूट पड़ गई। सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह ने इस परिस्थिति से लाभ उठाया। उसने वर्षों से जेल में सड़ रहे अपने दो चाचाओं नासिरुद्दीन तथा जलालुद्दीन को कारागार से बाहर निकाल दिया। इल्तुतमिश के ये दोनों पुत्र नासिरुद्दीन तथा जलालुद्दीन संभवतः रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय से ही जेल में बंद थे। रजिया तथा बहराम शाह ने अपने इन दोनों भाइयों को जेल से बाहर निकालने का खतरा मोल नहीं लिया था, किंतु अलाउद्दीन मसूद शाह ने न केवल उन दोनों को जेल से मुक्त कर दिया, अपितु अपने चाचा जलालुद्दीन को कन्नौज की तथा दूसरे चाचा नासिरुद्दीन को बहराइच की जागीर देकर सुल्तान में निहित शक्ति का प्रदर्शन किया और जनता का विश्वास जीतने का प्रयास किया। परंतु ऐसा करके अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपनी ही कब्र खोद ली। दूरस्थ प्रांतों के हाकिमों ने इसे मसूद शाह की कमजोरी समझा तथा स्वयं को स्वतंत्र करना आरंभ कर दिया। पंजाब में रहने वाले खोखर भी सल्तनत के विरुद्ध सक्रिय हो गए। कटेहर तथा बिहार में राजपूतों ने विद्रोह के झंडे खड़े कर दिए। ईस्वी 1243 में जाजनगर के राय ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया तथा सुल्तान उसके विरुद्ध कोई सेना नहीं भेज सका। ईस्वी 1245 में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन मसूद शाह इस मुसीबत की ओर से आंख नहीं मूंद सकता था, इसलिए उसे सेना लेकर मंगोलों से युद्ध करने के लिए जाना पड़ा। इस सेना ने मंगोलों को भारत से मार भगाया। इस विजय के बाद मसूद शाह के आत्मविश्वास में अचानक ही बहुत वृद्धि हो गई। उसके स्वभाव में भी बड़ा परिवर्तन आ गया। अब वह विजयी, विलासी तथा क्रूर हो गया। उसने षड्यंत्रकारी अमीरों की हत्या करवानी आरंभ कर दी। इससे अमीरों तथा मल्लिकों में बड़ा असंतोष फैला और उन्होंने
सुल्तान के चाचा नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाने के लिए आमंत्रित किया। नासिरुद्दीन चूंकि इल्तुतमिश का पुत्र था, इसलिए वह सल्तनत पर अपना अधिकार अलाउद्दीन मसूद शाह की अपेक्षा अधिक समझता था। इसलिए नासिरुद्दीन ने अमीरों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह औरत का वेश धरकर दिल्ली में प्रविष्ट हुआ। कृतघ्न नासिरुद्दीन ने 10 जून 1246 को अपने भतीजे मसूद शाह की हत्या कर दी। सुल्तान की हत्या करते समय नासिरुद्दीन ने मसूद शाह द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकारों का भी ध्यान नहीं रखा। मसूद शाह ने अपने ही अमीरों के विरोध के बावजूद नासिरुद्दीन को जेल से निकालकर बहराइच का गवर्नर बनाया था। यदि मसूद शाह चाहता तो सुल्तान बनते ही नासिरुद्दीन की हत्या करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता था, किंतु मसूद शाह ने नासिरुद्दीन को अपने परिवार का सदस्य जानकर उसके प्राण नहीं लिए थे, अपितु उसे जेल से मुक्त करके बहराइच की जागीर प्रदान की थी। इल्तुतमिश के बेटों ने अपने उपकार का बदला कृतज्ञता से ही देना सीखा था। स्वयं इल्तुतमिश भी इस बात को अच्छी तरह जानता था। इसीलिए तो इल्तुतमिश ने अपने बहुत सारे बेटों में से किसी को भी सुल्तान न बनाकर अपनी बेटी रजिया को अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किंतु इल्तुतमिश के पुत्र बारी बारी से दिल्ली के सुल्तान बन रहे थे और सुल्तान के तख्त की ओर उसी प्रकार खिंचे चले आ रहे थे जिस प्रकार पतंगे दीपक की लौ की तरफ आकर्षित होकर आते हैं और उसी लौ में जलकर भस्म हो जाते हैं। नासिरुद्दीन महमूद का जन्म ईस्वी 1228 में हुआ था। वह इल्तुतमिश का पुत्र था। उसका बचपन कारागार में व्यतीत हुआ था। दिल्ली की जनता जानती थी कि नासिरुद्दीन महमूद ने अपने भतीजे एवं पूर्ववर्ती सुल्तान मसूद शाह की धोखे से हत्या करके दिल्ली का तख्त हथियाया है। फिर भी जनवरी 1247 में प्रजा ने भी उसे सार्वजनिक दरबार में अपना सुल्तान स्वीकार कर लिया। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने नासिरुद्दीन के चरित्र की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उनके अनुसार नासिरुद्दीन बड़ा ही उदार तथा सरल स्वभाव का सुल्तान था। वह अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करता था और कुरान की आयतें लिखकर अपनी जीविका चलाता था। उसके एक ही बेगम थी और कोई दासी नहीं थी। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार नासिरुद्दीन की कितनी भी प्रशंसा क्यों न करें, किंतु यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती कि वह एक अच्छा इंसान था। उसने तो औरतों का बुर्का पहनकर छल से दिल्ली में प्रवेश किया था तथा अपने ऊपर उपकार करने वाले अपने ही भतीजे की हत्या की थी। ऐसा आदमी अच्छा कैसे हो सकता है? अगली कड़ी में देखिए, इलबरी कबीले का एक और गुलाम दिल्ली पर राज करने आ पहुंचा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।